जी बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने फाइटो हार्मोन्स पे डिस्कशन स्टार्ट की थी। तो फाइटो हार्मोन्स मीन के हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स। तो वहाँ पे बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास फाइटो हार्मोन्स हैं ये टोटल 5 हैं। ठीक है जी, फाइटो हार्मोन्स हमारे पास टोटल 5 हैं। उन 5 में हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स थे जी? ऑक्सिन था, उसके बाद हमारे पास बेटा जिब्रेलिन था, नेक्स्ट हमारे पास साइटोकाइनिन था, उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड था, और लास्ट पे बेटा हमारे पास इथीन, जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अल्कीन जो है एक इथीन, या जिसका नाम बेटा इथाइलीन। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि बेटा जो पहले 3 हार्मोन्स हैं मेरे पास, ये वाले, इनके केस में क्या है कि ग्रोथ के ऊपर, यानी कि प्लांट ग्रोथ के ऊपर इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स का मतलब कि ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये ग्रोथ को क्या करते हैं जी? प्रमोट करते हैं। ठीक है, रूट की, शूट की, लीव्स की, बड्स वगैरह की ग्रोथ को ये प्रमोट करेंगे, उनमें इजाफा करवाएंगे। तो लिहाजा इस वजह से बेटा हम इनको, ठीक है, क्या कहते हैं जी? कि दीज आर ग्रोथ प्रमोटर्स। दीज आर ग्रोथ प्रमोटर्स। जो आखिरी दो हैं बेटा मेरे पास, एब्सिसिक एसिड और इथीन या इथाइलिन, तो इनके बारे में बेटा मैंने क्या बताया था कि ग्रोथ के ऊपर इनके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, यानी कि ये ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो लिहाजा फिर हम कह सकते हैं कि दीज आर ग्रोथ इनहिबिटर। दीज आर ग्रोथ इनहिबिटर। जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं बेटा, वो ग्रोथ को प्रमोट कैसे करते हैं, और जो ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं वो इनहिबिट कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारी पूरी जो डिस्कशन है वो इन्हीं के ऊपर चलनी है। ठीक है जी, कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स और जिब्रेलिन्स ग्रोथ प्रमोटर्स क्यों हैं, इनके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, और एब्सिसिक एसिड या इथीन और इथाइलिन जो हैं, इनके ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स कैसे हैं, और हम इनको इनहिबिटर्स क्यों कह रहे हैं। ये सारी डिस्कशन हम इसमें करेंगे। तो पेपर में बेटा यहाँ से जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो चीज़ याद रखनी है वो यहाँ पे ये है जी, कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स ऑफ प्लांट्स। के प्लांट्स के जो ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं और ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं उनमें डिफरेंशिएट करें। तो ये जो मैंने अभी अभी तक जो एक्सप्लेन किया है, आप किसी को अपने वर्ड्स में वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। सर स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिपीट कर दें। यह अच्छा, तो बेटा प्लांट हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें उनके फंक्शंस से रिलेटेड चंद एक मेन टर्म्स को डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम इनके फंक्शंस को पढ़ेंगे ना तो ये टर्म्स बार बार आएंगी। तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए, कि वहाँ पे बार बार इन टर्म्स को बताने से बचने के लिए हम इन टर्म्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है जी, कि सम टर्म्स रिलेटेड टू फिजियोलॉजी ऑफ फाइटो हार्मोन्स, के प्लांट्स के हार्मोन्स की फंक्शनिंग से रिलेटेड जो टर्म्स हैं हम उनको बेटा पहले डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है बेटा मेरे पास एपिकल डोमिनेंस। अच्छा, जो वर्ड बेटा एपिकल है ना, जो वर्ड एपिकल है मेरे पास, ये निकला है अपेक्स से। ठीक है, अपेक्स। अपेक्स कहते हैं बेटा ऊंचाई को, हाइट को। तो इसको आप अपेक्स या टर्मिनल पोर्शन कह सकते हैं,
यानी कि अपेक्स का जो सिनोनिम है वो टर्मिनल पोर्शन, यानी कि आखिरी एंड, सबसे जो आखिर पे है टर्मिनल पोर्शन। ये सादा अल्फाज में मोर सिंपली आप इसको टिप भी कह सकते हैं, ठीक है, कि किसी चीज की जो टिप बिल्कुल उसका आखिरी कोना, उसको हम टिप या टर्मिनल एंड कहते हैं। तो ये तो हो गया एपिकल का मीनिंग, यानी कि समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अपेक्स, टर्मिनल एंड या टिप ऑफ समथिंग। तो डोमिनेंस लफ्ज बेटा डोमिनेंट से निकला है। डोमिनेंट का मतलब होता है गालिब आ जाना। तो यहाँ पे फिर डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ कि एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर गालिब आ जाना, दूसरी चीज को दबा देना और खुद अपने आप को एक्सप्रेस करना, डेट इज डोमिनेंस। जैसे घर में होते हैं ना बड़े बहन भाई, छोटों के ऊपर अपना दबदबा रखते हैं, ठीक है, उनको दबा लेते हैं खुद, ठीक है, वो मौजें भी करते हैं लेकिन छोटों को नहीं करने देते। तो ये क्या है, डोमिनेंस। तो यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस से क्या मुराद है, प्लांट्स के केस में बेटा एपिकल डोमिनेंस से क्या मुराद है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो अगर हम एपिकल डोमिनेंस की बात करें, ये क्या चीज है, तो इसको समझने के लिए बेटा हम एक रफ सी डायग्राम ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास ना एक प्लांट की मेन स्टेम है, ठीक है, प्लांट की क्या है जी, मेन स्टेम है, और ये है बेटा उसकी, ये वाली है ना, ये इसकी टिप है, यानी कि इसका आखिरी कोना, इसका अपेक्स। और यहाँ पे बेटा मैं थोड़ा सा कलर को डिफरेंट करने के लिए, बेटा ये जो है ना, ये यहाँ पे ये वाला एक पोर्शन, फिर ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये बेटा इस मेन स्टेम के ऊपर ना कुछ आउट ग्रोथ्स निकल रही हैं। क्या निकल रही है जी, आउट ग्रोथ्स। तो रेड में मिक्स ही हो गया, चले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं यहाँ पे। ये बेटा ये जो मैंने बनाई है ना, दीज आर दी आउट ग्रोथ्स। तो होता क्या है, यानी कि जब बेटा यंग प्लांट्स होते हैं ना, यानी कि जो अभी ग्रो कर रहे होते हैं, उनके केस में ये होता है कि उन प्लांट्स की जो शूट टिप है ना बेटा, उन प्लांट्स की जो शूट टिप है वो क्या करती है, वो जी इन जो ग्रोथ्स है ना बेटा, जो लेटरल, लेटरल का मतलब है साइड्स, यानी कि जो अतराफ से जो ग्रोथ्स निकल रही हैं, जो जी अतराफ से ग्रोथ्स निकल रही हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं लेटरल आउटग्रोथ्स, ये वाली। तो ये जो शूट टिप है ये क्या करेगी, शूट टिप ने बेटा करना ये है कि ये लेटरल आउटग्रोथ्स जो हैं, ये वाली, इनकी ग्रोथ को ना बेटा ये सप्रेस कर देगी, यानी कि इनके ऊपर ये नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। खुद अपनी तो बेटा ये ग्रोथ करवाएगी, अपनी हाइट वगैरह में ये इजाफा कराएगी, ठीक है, अपने साइज में इजाफा करवाएगी, लेकिन जो लेटरल साइडों से जो ग्रोथ्स निकल रही हैं उनको ये ग्रो नहीं करने देगी, यानी कि उनके ऊपर गालिब आ जाती है। तो दिस इज एपिकल डोमिनेंस, ठीक है जी, के प्लांट्स के केस में जो यंग प्लांट्स होते हैं अभी ग्रो कर रहे हैं, उनकी जो शूट टिप होती है, जो मेन उनका तना है, उसका जो ऊपर वाला आखिरी पोर्शन है, वो क्या करता है, वो जो साइडों से निकलने वाली ग्रोथ्स है ना, लेटरल आउट ग्रोथ्स, ठीक है, या बर्ड्स जिनको हम कहते हैं, उनको ग्रो नहीं करने देता, उनके साइज में, उनकी लंबाई में इजाफा नहीं होने देता, और खुद अपने आपको वो इंक्रीज करवाएगा, यानी कि अपने आप को उन पे गालिब ले आएगा। दिस इज एपिकल डोमिनेंस। लेकिन ये सारा काम बेटा कैसे हुआ, यानी कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसने शूट टिप को इतनी हिम्मत दे दी, ठीक है, इतनी हलाशेरी दे दी भाई आप दूसरों के ऊपर गालिब आ जाएं। तो वो बेटा एक हार्मोन है यहाँ पे, यानी कि इसके पास उस हार्मोन की लार्ज कंसंट्रेशन इसमें प्रोड्यूस होगी। जो हार्मोन क्या है जी, ऑक्सिन हार्मोन। तो ये क्या करता है, इस ऑक्सिन हार्मोन को इन ग्रोथ्स की तरफ भेजता है कि आप जाके इन आउटग्रोथ्स की जो लेंथ वगैरह है उसमें इजाफा ना होने दें। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस। तो चलें बेटा देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है कि द इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लेटरल और एक्सिलरी बर्ड्स। लेटरल यानी कि साइड्स से, और एक्सिलरी भी बेटा उसी लेटरल को ही हम कह रहे हैं कि जो लेटरल या एक्सिलरी बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ में इनहिबिशन होना, यानी कि उनकी ग्रोथ का रुक जाना या उनकी ग्रोथ का ना होना,
कैसे, कौन कर रहा है ये? बाय, किसकी वजह से? टर्मिनल या एपिकल बड, यानी या फिर शूट टिप, यानी कि शूट की जो टिप है उसकी वजह से लेटरल ओट बर्ड्स का ग्रो ना करना, उनकी ग्रोथ का इनहिबिट हो जाना, ये क्या है जी? एपिकल डोमिनेंस। और इसका काज क्या है, इसकी रीजन बेटा क्या है? ड्यू टू लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन इट। और ये काम हुआ क्यों? कि उसके अंदर बेटा ऑक्सिन हार्मोन की पैदावार जो है वो ज्यादा हुई है, और उसने ऑक्सिन हार्मोन के जरिए लेटरल या ऑक्सिलरी बर्ड्स की ग्रोथ को थमा दिया है, रोक दिया है, इनहिबिट कर दिया है। दिस इज एपिकल डोमिनेंस। नेक्स्ट बेटा जो सेकंड टर्म है यहां पे हमारे पास, दैट इज बर्ड्स। तो अगर बेटा हम बर्ड्स को देखें तो बर्ड्स क्या हैं कि मेन स्टेम से जो आउटग्रोथ निकल रही हैं, ठीक है, मेन स्टेम से जो आउटग्रोथ निकल रही हैं, जिनसे साइड वाली ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उन्हीं से लीव्स वगैरह बनेंगे और उन्हीं से फ्लावर्स वगैरह बनेंगे। उन आउटग्रोथ को बेटा हम कहते हैं बर्ड्स। मसलन ये देखें बेटा, ये हमारे पास है जी एक शूट है, मेन स्टेम है, ठीक है, इसके ऊपर ये वाली आउटग्रोथ, ये वाली आउटग्रोथ, ये वाली आउटग्रोथ, ये वाली आउटग्रोथ, जिससे आगे इसकी ब्रांचेस बनेगी, फिर उनके ऊपर लीव्स बनेंगे, ठीक है, फिर उनके ऊपर बेटा फ्लावर वगैरह बनेंगे। तो ऐसी आउटग्रोथ को हम बेटा क्या कह रहे हैं? बर्ड्स। यानी कि मेन स्टेम के ऊपर, मेन शूट के ऊपर वो आउटग्रोथ्स, ठीक है, जो साइड्स से निकल रही हैं, जिनसे आगे उसकी ब्रांचेस यानी कि उसकी शाखें बनेंगी, उसके लीव्स बनेंगे, उसके फ्लावर्स बनेंगे, उनको बेटा हम क्या कह रहे हैं जी? बर्ड्स। ठीक है, दिस वाज सेकंड टर्म। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास जो थर्ड टर्म है दैट इज कैम्बियम। तो एक बात बेटा आप अपने माइंड में बिठा लें अच्छी तरह से कि जहां पे भी वर्ड कैम्बियम आ जाएगा ना, उसको डायरेक्टली आपने रिलेट करना है सेकेंडरी ग्रोथ से। सेकेंडरी ग्रोथ से। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ बेटा कब होती है प्लांट्स में? ठीक है, जब, ठीक है, वो मैक्सिमम ग्रो कर चुके हों, ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है कि उनकी गिर्द में इजाफा होना, यानी कि उनकी चौड़ाई में, उनके तने में, तने की चौड़ाई में इजाफा होना, डेट इज सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या है? लेंथ में इजाफा होना। प्राइमरी ग्रोथ क्या है बेटा? लंबाई में इजाफा होना। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? चौड़ाई में, यानी कि मेन तने में इजाफा होना, फिर सेकेंडरी टिश्यूज का बनना, जैसा कि सेकेंडरी जाइलम हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, फिर कार्क वगैरह का बनना, डेट इज सेकेंडरी ग्रोथ। तो जहां पे भी बेटा आप वर्ड कैम्बियम आपके सामने आ जाएगा तो आपने अपने माइंड में ये इंटरप्रेट कर लेना है कि दिस इज रिलेटेड टू सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि ये सेकेंडरी ग्रोथ का सबब बनता है। तो चलिए जी इसको डिफाइन करते हैं क्या है। कहता है जी कि जाइलम, जो प्राइमरी जाइलम होता है और प्राइमरी फ्लोएम होता है, ठीक है जी, प्राइमरी जाइलम और जो प्राइमरी फ्लोएम है उनके दरमियान पाई जाने वाली एक टिश्यू लेयर, ठीक है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान पाए जाने वाली एक टिश्यू लेयर, जो क्या करती है? जो अपने सेल्स को डिवाइड करती है और फिर उनसे पार्शली डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाती है, यानी कि ऐसे सेल्स बनाती है जो अभी फुली मैच्योर नहीं है, जिनके जिम्मे अभी पूरा एक खास काम नहीं लगाया गया। और ये सेल आगे जाके क्या करेंगे? ये प्लांट ग्रोथ में हिस्सा लेंगे। कैसे? बाय रिजल्टिंग इन सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ करवा के, यानी कि सेकेंडरी जाइलम बना के, सेकेंडरी फ्लोएम बना के, कार्क बना के, वुड बना के। तो ऐसी टिश्यू लेयर को बेटा हम क्या कह रहे हैं जी? कैम्बियम। तो हमने क्या पढ़ा कि टिश्यू लेयर बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे बेटा आप प्राइमरी वर्ड लिख लें साथ तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम that provides partially differentiated cells involved in plant growth by resulting in secondary growth। यानी कि ऐसी टिश्यू लेयर जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान है और जिसके सेल्स डिवाइड होकर पार्शियली डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाते हैं, और आगे ये पार्शियली डिफरेंशिएटेड सेल्स पौधे में क्या करवाते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। कैसे? वुड बना के, कॉर्क बना के, ठीक है, फिर सेकेंडरी जाइलम बना के,
सेकेंडरी फ्लोएम वगैरह बनाते। तो ये बेटा हमारे पास क्या है जी, कैम्बियम। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा फोर्थ टर्म है हमारे पास, डेट इज सेनेसेंस या सेनेस्केंस, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करना चाहें, ठीक है, हम कौन से अंग्रेज हैं, सेनेस्केंस या सेनेसेंस, ठीक है, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करें। तो सिंपली जिस तरह बेटा आप देखें, हम इंसान है ना, तो जब हम 50 60 साल 70 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो ठीक है हमारी बॉडी में डिटेरियोरेशन हो जाती है, यानी कि आंखों में झुर्रियां, ठीक है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, नजर आना बंद हो जाता है, जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, मस्कुलर एट्रॉफी हो जाती है, यानी कि मसल्स वीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद अच्छी तरह से चला नहीं जाता, वर्टिब्रल कॉलम जो है, ठीक है, उसकी भी बेटा यानी कि अबनॉर्मेलिटीज उसमें आने लग जाती हैं, यानी कि ये बुढ़ापा, हमारा बुढ़ापा जो है उसको एजिंग कहते हैं। तो उसी तरह बेटा प्लांट्स भी तो जिंदा जानदार है ना, ठीक है, प्लांट्स भी क्या है जी, जिंदा जानदार। तो प्लांट्स के केस में बेटा उनकी जो ओल्ड एज है ना, आप सिंपल अल्फाज में, सादा अल्फाज में बेटा प्लांट्स की ओल्ड एज को क्या कहते हैं जी, सेनेसेंस। और अगर इसको बेटा इन ट्रू वर्ड्स डिफाइन करना चाहें तो फिर क्या डेफिनेशन है कि जो सेनेसेंस है ये क्या है, इट रेफर्स टू ऑल प्रोग्रेसिव, यानी कि ये उन तमाम प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है बेटा जो चीज आहिस्ता आहिस्ता चले, स्टेप वाइज चले, तमाम प्रोग्रेसिव एंड डिटेरियोरेटिव। डिटेरियोरेटिव से मुराद बेटा कोई भी ऐसी चीज होती है जो खराबी से रिलेटेड हो, ठीक है, खराबी से। तो ये कह रही इट रेफर्स टू ऑल प्रोग्रेसिव एंड डिटेरियोरेटिव प्रोसेस, यानी कि इसका तल्लक उन तमाम प्रोग्रेसिव यानी कि स्टेप वाइज डिटेरियोरेटिव, खराबी पैदा करने वाले अवामल से है, अल्टीमेटली जो कि नतीजतन लीडिंग टू, ठीक है, कहां जा रहे हैं या क्या करवा रहे हैं, कंप्लीट लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन इन प्लांट बॉडी, जो कि बेटा क्या करवाते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर किसी स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसका जो प्रॉपर, ठीक है, कंपोजिशन है उसमें, और फंक्शन में खराबी पैदा करवाते हैं, यानी कि उसको एजिंग की तरफ लेके जाते हैं, उस उन प्रोसेस के मजमूए को बेटा हम क्या कहते हैं जी, सेनेस्केंस, ठीक है। तो सेनेस्केंस या सेनेसेंस बेटा हमारे पास क्या है, प्लांट्स का बढ़ापा, यानी कि प्लांट्स की बॉडी में होने वाले उन तमाम स्टेप वाइज होने वाले डिटेरियोरेटिव अवामल का मजमुआ, जिनके नतीजे में प्लांट बॉडी के कोई स्ट्रक्चर जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन खो दें और अपना फंक्शन परफॉर्म करना खो दें, दैट इज सेनेसेंस, ठीक है। देखें बेटा जो खजां में पत्ते वगैरह जड़ते हैं, ठीक है, या जो टहनियां गिरती हैं तो वो एजिंग की वजह से गिर रही हैं, दैट इज सेनेसेंस। नेक्स्ट टर्म है बेटा हमारे पास बोल्टिंग, ये आएगी जब हम जिब्रेलिन हार्मोन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे बेटा ये टर्म आएगी बोल्टिंग। बोल्टिंग जो टर्म है ना बेटा, ये रोजेट प्लांट से रिलेटेड है, रोजेट प्लांट्स, जैसा कि कैबेज वगैरह, जो गोभी होती है वो हो गई, ठीक है, फिर रेडिश हो गई, ठीक है, कैरेट हो गई, मूली गाजर वगैरह, ठीक है, वो प्लांट्स जो है ना बेटा, दीज आर रोजेट प्लांट्स। तो इनमें बेटा क्या होता है कि इनकी ना यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज से पहले, फ्लावरिंग से पहले, इनकी नोड्स जो हैं वो बहुत सारी बन जाती हैं। ये देखिए बेटा, ये एक स्टेम है ना, फर्ज करें तो ये जो इसका ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, इन तीनों को हम कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं, नोड्स, ठीक है। और जो इनके दरमियान ये वाले पोर्शन है, इनको हम कहते हैं इंटरनोड्स, इंटरनोड्स। तो रोजेट प्लांट्स यानी कि ये कैबेज वगैरह, ये जो प्लांट्स हैं, इनके केस में बेटा क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज से पहले, यानी कि फ्लावरिंग से पहले, इन पर फूल लगने से पहले, इनकी नोड्स तो बेटा बहुत सारी बन जाती हैं, लेकिन इंटरनोड्स जो है ना, इंटरनोड्स इनकी, उनके साइज में इजाफा नहीं होता। मसलन कुछ इस तरह का सीन होगा, ठीक है, कि ये बिल्कुल करीब 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 नोड्स होंगे, ठीक है, इंटर नोड्स जो है वो इतनी लंबी नहीं होंगी, उनके साइज में इतना इजाफा नहीं होगा। तो बोल्टिंग बेटा क्या है, ठीक है, बोल्टिंग ये है कि रिप्रोडक्टिव फेज से पहले
यानी कि फूल लगने से पहले चंद थोड़ा सा अरसा, ठीक है, इन प्लांट्स, रोजेट प्लांट्स में क्या होगा कि जिन इंटरनोड्स की बेटा हाइट, जिन इंटरनोड्स के साइज में इजाफा नहीं हुआ था, ठीक है, उनकी हाइट में, उनके साइज में, ठीक है, अचानक से इनॉर्मस, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा इजाफा हो जाना, ठीक है, जो कि फ्लावरिंग का एक स्टिमुलस है या फ्लावरिंग होने की एक निशानी है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बोल्टिंग। तो मैंने बेटा क्या बताया कि एक तरह के प्लांट्स हैं हमारे पास रोजेट प्लांट्स, जिसमें हमारे पास कैबेज है, कैरेट वगैरह है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो उनके केस में क्या होता है कि जब तक बेटा उनकी बॉडी पे अभी फूल नहीं ना लगे, यानी कि अभी जब वो यंगर होते हैं, अभी उनका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट नहीं हुआ, तो उससे पहले सीन क्या है कि उनकी बॉडी, उनकी जो स्टेम है ना बेटा, जो ब्रांचेस हैं, उन पे नोड्स तो बहुत सारी बन जाती हैं, लेकिन जो नोड्स के दरमियान इंटर नोड्स हैं, वो एक प्रॉपर साइज अटेन नहीं कर पाती, उनकी जो लेंथ है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, छोटी छोटी इंटर नोड्स होंगी। तो बोल्टिंग क्या है कि फ्लावरिंग से पहले, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होने से पहले चंद अरसा, थोड़ा सा अरसा, उनकी जो इंटरनोड जो कि छोटी छोटी रह गई थी, उनके साइज में अचानक से इजाफा होता है, ठीक है, और वो लंबी हो जाती हैं, जो कि फ्लावरिंग होने की एक निशानी है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बोल्टिंग। तो क्या है दी इलांगेशन, लंबाई होना, किस में, इंटरनोड्स में, इनॉर्मसली, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, काजिंग जो कि आगे सबब बनती है मार्क्ड हाइट इंक्रीज ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम की हाइट में इजाफे का, इन केस ऑफ रोजेट प्लांट्स, किस में, रोजेट प्लांट्स में, जस्ट प्रायर टू रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज से बिल्कुल पहले, इज कॉल्ड एज बोल्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, बोल्टिंग। ठीक हो गया। तो ये टर्म थी बेटा हमारे पास। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट टर्म है जी सीड डार्मेंसी। डार्मेंट, डार्मेंसी लफ्ज बेटा डार्मेंट से निकला है। डार्मेंट का मतलब होता है जी इनएक्टिव, सोया हुआ, ठीक है, यानी कि जो वो क्या कहते हैं ना पंजाबी में जी, खोते घोड़े बेच के सुते होंगे ना, ठीक है। तो डार्मेंट का मतलब बेटा क्या है, अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, यानी कि जब कोई चीज इनएक्टिव हो, ठीक है, प्रॉपर एक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम डार्मेंट कहते हैं। तो यहाँ पे सीड डार्मेंसी से क्या मुराद है, इससे मुराद बेटा ये है कि आम तौर पर आप देखते हैं कि जो बीज है ना, आपने किसी फसल का जो बीज है उसको आपने काश्त किया, बोया, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेके, ठीक है, चंद दिनों का टाइम लेके, इवन कुछ सीड्स तो ऐसे होते हैं बेटा जो, ठीक है, महीनों का टाइम भी लेते हैं, तो वो यानी कि उसी वक्त जर्मिनेट करना शुरू नहीं कर देते। ऐसा नहीं होगा कि ये सीड है और आपने एक दिन इसको जमीन के अंदर बो दिया, तीसरे दिन इसकी भी सीडलिंग बाहर निकल आएगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि सीड जो है बेटा वो जमीन के नीचे कुछ अरसा गुजारता है, उसकी वजह कोई भी हो सकती है, वो उसके अंदर इननेट भी प्रोसेस हो सकता है, यानी कि वो उसका जेनेटिकली प्रोग्राम्ड प्रोसेस हो सकता है, या वो इसलिए ग्रो नहीं करता कि बाहर की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, यानी कि टेम्परेचर वगैरह, लाइट वगैरह, ह्यूमिडिटी वगैरह, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी, यानी कि वो उसके लिए मौजू नहीं होती, वो उसके लिए फेवरेबल नहीं होती, तो इसलिए वो अपने आप को जर्मिनेट नहीं करता। ऐसी कंडीशन को बेटा हम कहते हैं सीड डार्मेंसी। तो सीड डार्मेंसी बेटा हमारे पास क्या है, द फेलियर ऑफ सीड टू जर्मिनेट, यानी कि एक सीड का, एक बीज का नाकाम हो जाना, किस में, टू जर्मिनेट, यानी कि उगने में, सीडलिंग में कन्वर्ट होने में, मोस्टली ज्यादातर, कब, इन केस ऑफ अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि आम तौर पर, मोस्टली, ज्यादातर, कब, कि जब बाहर के इन्वायरमेंट की कंडीशंस जो हैं वो उसके लिए अनफेवरेबल हो, उसके लिए बेटा क्या हो, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब है जी गैर मौजू, यानी कि जितना टेम्परेचर बेटा उसको चाहिए उतना टेम्परेचर नहीं है, जितना वाटर उसको चाहिए उतना वाटर नहीं है, जितनी जितनी एयर के अंदर उसको ह्यूमिडिटी, नमी चाहिए, उतनी नमी नहीं है। तो अगर ये सारे कंडीशंस बेटा उसके लिए मौजू नहीं होंगी, ठीक है, उसकी बॉडी के लिए, ठीक है, फिट नहीं होंगी, तो वो अपने आप को जर्मिनेट ही नहीं करवाता, और फेवरेबल कंडीशंस का इंतजार करता है कि जब टेम्परेचर सही हो जाएगा,
जब लाइट सही हो जाएगी, जब ह्यूमिडिटी का लेवल सही हो जाएगा तो मैं फिर ग्रो कर लूँगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सीड डॉर्मेंसी। तो चंद ज़्यादातर तो बेटा सीड्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अनफेवरेबल होने की वजह से ही डॉर्मेंट रहते हैं, लेकिन चंद एक सीड्स में ना बेटा एक जेनेटिकली ये प्रोग्राम्ड प्रोसेस होता है कि वो कुछ अरसा लेके कुछ अरसा डॉर्मेंट रह के फिर बाद में वो अपनी ग्रोथ जो है या जर्मिनेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लास्ट टर्म दैट इज एब्सिशन। ठीक है जी, एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है बेटा टूटना। ठीक है, टूट जाना। तो प्लांट्स के केस में बेटा एब्सिशन से मुराद क्या है कि जो मेन प्लांट बॉडी है, जो बेटा मेन प्लांट बॉडी है उससे उसके साथ जो लीव्स वगैरह अटैच्ड हैं, ठीक है, जो कि अभी बेटा डेड हो चुके हैं, यानी कि जिनके अंदर वे आपने होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर बेटा प्रॉपर एक्सक्रीटरी आर्गन या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कोई नहीं है, तो इनके जो वेस्ट वगैरह है वो इनके लीव्स, स्टेम्स या रूट्स में स्टोर होते रहते हैं। तो क्या होता है जी कि ऐसे लीव्स बेटा जिनके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, अकोमुलेट हो चुके हों, जिनकी क्लोरोसिस हो चुकी हो, यानी कि जिनकी डेथ हो चुकी हो, तो वो लीव या ऐसे फल बेटा जो पक चुके हैं, ठीक है, जो फुली राइपेंड हो चुके हैं, तो वो ऐसी चीज़ों का यानी कि डेड लीव्स वगैरह का या राइपेंड फ्रूट्स वगैरह का, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी से, ठीक है, डीटैच हो जाना, उतर जाना, ठीक है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको कुछ हार्मोन्स बेटा कंट्रोल करते हैं। वो कौन से कंट्रोल करते हैं आगे जाके हम बात करेंगे। तो इस डिटैचमेंट, ये जो नेचुरल डिटैचमेंट हो रही है, इसको हम बेटा क्या कहते हैं, एब्सिशन। तो इसको इसने डिफाइन कैसे किया जी कि द नेचुरल कंट्रोल्ड डिटैचमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम मेन बॉडी, कि प्लांट की जो मेन बॉडी है उससे उसके पार्ट्स का डीटैच हो जाना, उतर जाना। क्या ये आर्टिफिशियल है या कंट्रोल्ड है? आर्टिफिशियल ही है या अनकंट्रोल्ड है? तो ऐसा नहीं है, कहता है कि ये मोस्टली नेचुरल है। ठीक है, आर्टिफिशियली भी बेटा हम करवा सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी जो नेचुरल प्रोसेस हो रहा है उसकी। तो नेचुरल है और कंट्रोल्ड है, यानी कि इसको कोई हार्मोन प्रॉपरली कंट्रोल करता है। सब, और ये पार्ट्स कौन से हो सकते हैं बेटा? डेड लीव्स हो सकते हैं, यानी कि जिनकी क्लोरोसिस हो चुकी हो, ठीक है, या जिनमें आप कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा अकमुलेट हो चुके हों, तो ऐसे लीव्स वगैरह का, ठीक है, या राइपन्ड फ्रूट्स वगैरह का नेचुरली कुदरती तौर पर डीटैच हो जाना, उतर जाना, इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं जी, एब्सिशन। तो ये बेटा वो टर्म्स थी जिन्होंने आगे जाके हमारे हार्मोन्स के, जब हमने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ने थे कि फ़लाँ हार्मोन क्या करता है प्लांट बॉडी में, फ़लाँ क्या करता है, फ़लाँ क्या करता है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये टर्म्स जो हैं, ये वहाँ पे बार बार आनी थी। तो फिर बजाय हम उनको वहाँ पे बार बार एक्सप्लेन करते, हमने इनका कंसेप्ट पहले ले लिया है कि जब मैं बात करूँ एब्सिशन की, तो आप लोगों को पता हो, आपके माइंड में हो जी कि एब्सिशन से मुराद है कि प्लांट बॉडी से उसके पार्ट्स का डीटैच हो जाना। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेनेसेंस की, तो आपको पता हो कि ये एजिंग है प्लांट्स के अंदर जो, ठीक है, डिटेरियोरेशन हो रही है, यानी कि उनका फंक्शन खो रहा है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन खो रही है, उसको हम सेनेसेंस कह रहे हैं। अगर मैं बात करूँ सीड डॉर्मेंसी की, तो आपको पता हो कि एक सीड जो है उसका जर्मिनेट ना कर पाना, ये सीड डॉर्मेंसी है। तो इसलिए बेटा हमने इन सब टर्म्स को पहले डिस्कस कर लिया ताकि आगे हम जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं हार्मोन्स के, उनको कंपैरेटिवली अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो आज जो हमने बेटा टर्म्स डिस्कस किया, उनमें एपिकल डोमिनेंस को हमने डिस्कस किया, बर्ड्स को डिस्कस किया, कैम्बियम को डिस्कस किया, सेनेसेंस थी, बोल्टिंग, सीड डॉर्मेंसी, एब्सिशन वगैरह। नेक्स्ट बेटा लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम इन तमाम हार्मोन्स को ना एक साथ ही पढ़ेंगे कंपैरेटिवली। हम इनको विद द हेल्प ऑफ चार्ट पढ़ेंगे, यानी कि पांचों हार्मोन्स को बेटा हम ना, ऑक्सिन्स को, जिब्रेलिन्स को, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ईथीन को,
पांचों को कंपैरेटिवली यानी कि एक दूसरे के साथ मुवाजना करके कंपेयर करके पढ़ेंगे कि स्टेम के ऊपर इन पांचों का क्या क्या इफेक्ट है, रूट के ऊपर इन पांचों का क्या क्या इफेक्ट है, फ्लावरिंग के ऊपर इनका क्या क्या इफेक्ट है, स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग के ऊपर इनका क्या क्या इफेक्ट है। तो ऐसे क्या होगा कि जब हम बेटा कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, सबको एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो फिर आपको इनको याद रखने में आपके लिए आसानी होगी।